नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानधारा गुरुकुलम के यूट्यूब चैनल पे। मैं विजय उपाध्याय आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि हम लोग इंडियन पॉलिटी को देख रहे हैं, अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था को देख रहे हैं। और इस क्रम में हमने पहले 2 वीडियो में भारत के संवैधानिक विकास को देखा। आज के इस वीडियो में हम लोग संविधान सभा को देखने वाले हैं। मित्रों, संविधान सभा परीक्षा की दृष्टि से अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग एक सीरियल वाइज चल रहे हैं। तो हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वह है संविधान सभा। तो इस वीडियो में मित्रों हम लोग समझेंगे कि संविधान सभा क्या थी और भारत के संविधान निर्माण में इसकी क्या भूमिका थी तथा इसकी आलोचना क्यों की जाती है और इससे संबंधित जो इसके कार्य थे और इसका जो उद्देश्य था उसको भी इस वीडियो में समझेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग पहले की वीडियो को देखना चाहते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए आते हैं अपने टॉपिक संविधान सभा की ओर। तो मित्रों, जैसा कि हमने संविधान सभा हमारा टॉपिक है आज का, तो संविधान सभा में हम लोग देखने वाले हैं कि संविधान सभा क्या थी, इसका निर्माण क्यों हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था और इसका कार्य क्या था। आइए देखते हैं। साथियों, पहली बार जब भारत स्वतंत्र होता है तो सबसे पहली जो ज़रूरत थी उस समय तात्कालिक परिस्थितियों में, सबसे पहली ज़रूरत यही थी कि भारत को चलाने के लिए कुछ नियमों और कानूनों की आवश्यकता थी। तो इस क्रम में मित्रों, जो तत्कालीन राजनीतिज्ञ और शीर्ष पुरुष थे अर्थात जो शीर्ष नेतृत्व करता थे उस समय, उनका मुख्य काम था अर्थात उनके सामने मुख्य प्रश्न यही था कि भारत को चलाने के लिए जो नियम और कानून चाहिए उनको कैसे बनाया जाए। उन्हीं को बनाने के लिए मित्रों जो संविधान सभा गठित होती है, इसी के द्वारा मित्रों भारतीय संविधान का जो आज के संविधान जो हम लोग देख रहे हैं, इसी संविधान का निर्माण होता है। किसके द्वारा साथियों? संविधान सभा के द्वारा जो निर्मित संविधान है, भारतीय संविधान है, उसी के द्वारा आज भारत का शासन चल रहा है। तो इस क्रम में साथियों, पहली बार जो संविधान सभा थी, इसका पहली बार जिक्र आता है 1934 में, जो उस समय के एक भारतीय नेता थे, साम्यवादी नेता एम.एन. रॉय, इनका नाम आता है पहली बार। यदि आपको क्वेश्चन आए एग्जाम में आपके लिए कि पहली बार संविधान सभा का किसने जिक्र किया, तो सर्वप्रथम पहली बार जो भारतीय साम्यवादी नेता थे, कौन? एम.एन. रॉय। साथियों, पहली बार भारत में एम.एन. रॉय ने किसकी मांग की थी? संविधान सभा का, या हम कहें पहली बार जिक्र होता है संविधान सभा का किसके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा। ठीक है मित्रों। उसके बाद हम लोग आते हैं, देखते हैं इसी क्रम में जो कांग्रेस के उस समय शीर्ष नेतृत्वकर्ता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सर्वप्रथम लिखित रूप से भारत के संविधान को निर्मित करने के लिए एक संविधान सभा की मांग की। और इसके बाद हम लोग देखते हैं साथियों, सर्वप्रथम 6 दिसंबर 1946 में क्या होता है साथियों? संविधान सभा की स्थापना होती है। कब साथियों? 6 दिसंबर। डेट आप लोग याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की स्थापना क्यों हुई, या क्यों नहीं, संविधान सभा की स्थापना कब हुई, तो आपको लिखना है 6 दिसंबर 1946। ठीक है मित्रों। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस समय जब संविधान सभा की स्थापना हो गई साथियों, तो जैसे यदि हम विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करें, तो जब हम फ्रांस के संविधान का अध्ययन करते हैं, जब फ्रांस का संविधान निर्मित हो रहा था, तो जो उसकी संविधान सभा बनी
अर्थात संविधान सभा जो फ्रांस की थी, उसमें जो फ्रांस की संविधान सभा के सदस्यों में सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थे, उन्हीं को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। तो मित्रों, जब भारत की संविधान सभा बनी तो भारतीय संविधान सभा के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। किसको? तो यहाँ आप लोग देखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है मित्रों, कौन थे? यह थे संविधान सभा के, जो उस समय संविधान सभा थी भारत की, अर्थात जो संविधान सभा निर्मित हुई थी, उसके सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थे वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इन्हीं को मित्रों सर्वसम्मत से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है मित्रों, उसके बाद हम लोग देखते हैं जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन दो प्रकार से बन रहे हैं। कैसे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब आपको लिखना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब आपको लिखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है मित्रों, इसके बाद हम लोग देखते हैं दो उपाध्यक्ष भी थे संविधान सभा के। पहले जो थे हरेंद्र कृष्ण मुखर्जी जी थे, और दूसरे सदस्य जो उपाध्यक्ष थे वह थे वीटी कृष्णमचारी जी। ठीक है मित्रों, देखिए आपको क्या करना है कि जो हमने यहाँ टॉपिक लिखा है, एक पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे क्या हो कि जो विभिन्न टॉपिक हमने लिखे हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं, चूँकि क्वेश्चन इसी से बनता है, वह टॉपिक आपके माइंड में सेट हो और आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ प्रतियोगी परीक्षाओं में। ठीक है मित्रों, तो हमने अब तक देख लिया स्थापना कब हुई, अध्यक्ष कौन थे, मतलब अध्यक्ष में हम दो अध्यक्ष को देखते हैं। कौन कौन से मित्रों? अस्थायी अध्यक्ष को देखें हम लोग, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और अस्थायी अध्यक्ष को देखें, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद साथियों हम लोग देखते हैं, हमने उपाध्यक्ष को भी देख लिया। कौन? पहले थे हरेंद्र कृष्ण मुखर्जी और दूसरे जो उपाध्यक्ष थे वीटी कृष्णमचारी। ठीक है मित्रों, तो ये रहे हमारे उपाध्यक्ष जी। उसके बाद देखिए जो संविधान निर्मित हुआ मित्रों, अर्थात जो संविधान सभा चली, अर्थात संविधान सभा की जितनी बैठकें हुई और संविधान सभा के द्वारा कितने वर्षों में, क्योंकि क्वेश्चन भी यह भी आता है कि संविधान सभा ने कितने वर्ष में संविधान का निर्माण किया, कितने वर्ष में भारत का संविधान निर्मित हुआ। तो आपको यहाँ देखना है कि संविधान निर्मित होने में मित्रों 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगता है। अर्थात यहाँ से निष्कर्ष जो निकलता है, क्या निकलता है साथियों, कि संविधान सभा की जो बैठकें, जो संविधान सभा के द्वारा समय लिया गया संविधान निर्मित करने में, कितना लगा समय, आपको यह याद रखना है, कितना? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और मित्रों इस समय जो इतना समय लगा, इस समय संविधान सभा की कुल 114 बैठकें होती हैं। और 114 बैठकों में जो बैठकें होती हैं, इसमें जनता के लिए और प्रेस के लिए ये बैठकें खुली रहती हैं। अर्थात इस बैठकों में जनता भी आमंत्रित थी और प्रेस भी आमंत्रित था। ठीक है मित्रों, तो हमने अब तक देख लिया संविधान सभा की अध्यक्ष कौन थे, स्थापना कब हुई, और देख लिया कितना समय लगा, हम लोगों देख लिया। अब देखिए जो संविधान सभा के कुल सदस्य थे मित्रों, कहाँ कहाँ और किस किस प्रांतों से आए थे, तो लगभग भारत के सभी प्रांतों से इसके सदस्य चुने गए थे। और यहाँ हम लोगों ने कुछ पॉइंट लिखा है, क्या कहाँ कहाँ से चुने गए थे। मद्रास से भी आते हैं, बॉम्बे राज्य से भी चुने गए थे, पश्चिम बंगाल से भी चुने गए थे साथियों,
संयुक्त प्रांत से भी चुने गए थे, पूर्वी पंजाब से भी चुने गए थे, बिहार, असम, उड़ीसा से भी चुने गए थे, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, सौराष्ट्र, भोपाल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से भी चुने गए थे। कौन? जो संविधान सभा के सदस्य लोग थे। ठीक है मित्रों। उसके बाद हम लोग देखते हैं, जब संविधान सभा निर्मित होती है तो इसकी जो पहली बैठक होती है मित्रों, वह कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है संविधान सभा की, और जो कुल उपस्थित सदस्य थे उनकी संख्या मित्रों थी 211। तो आपको याद रखना है पहली बैठक कब हुई, तो आपको याद रखना है 9 दिसंबर 1946, और इसमें उपस्थित सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी, तो आपको लिखना है 211। ठीक है मित्रों। अब तक हमने समझ लिया कि पहली बैठक हुई और उसमें कुल सदस्य कितने उपस्थित थे, 211। उसके बाद हम लोग देखते हैं मित्रों, जो संविधान सभा की संरचना थी उसके तरफ अगर हम ध्यान दें तो मित्रों 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है तो उसमें जो सदस्यों की संख्या का बंटवारा होता है वह इस प्रकार से होता है। जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे, अर्थात जो उस समय 11 गवर्नरों के अधीन ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे, उसमें से 292 सदस्य चुने जाते हैं, और जो देसी रियासतें थी उसमें से 93 सदस्य चुने जाते हैं, और जो मुख्य आयुक्त के 4 प्रांत थे उससे 4 सदस्यों को चुना जाता है। तो आप लोग यह भी याद रखिए कि कहाँ से कितने सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है मित्रों। चूँकि जब संविधान सभा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो थी उसने संविधान सभा से अलग रहने का निर्णय किया, तो यहाँ सदस्यों की संख्या कम हो गई, और जो भारतीय अर्थात जो भारतीय डोमिनियन के अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे उन्हीं से केवल सदस्यों का चुनाव होता है। और चुनाव जो होता है मित्रों वह होता है कैसे? चूँकि चुनाव जो था वह प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा होना था, लेकिन इसमें जो सदस्य चुने जाते हैं वो इसमें ध्यान रखा जाता है कि इसमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, सभी धर्मों के सदस्यों का चुनाव किया जाए। ठीक है मित्रों। अर्थात संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी उसमें यह ध्यान रखा गया कि जितने भी धर्म भारत में प्रचलित हैं, अर्थात सभी को समान रूप से इसमें स्थान दिया जाए। ठीक है मित्रों। तो हमने देख लिया अब तक इतना। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव दिया जाता है, उसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो पहला उद्देश्य प्रस्ताव है 13 दिसंबर 1946 को दिया जाता है, और संविधान सभा द्वारा उसे कब स्वीकार किया जाता है? 12 जनवरी 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है मित्रों। यहाँ जो फैक्ट्स हैं उन सब को माइंड में सेट करना है आपको, जिससे आप लोग बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो हमारा जो उद्देश्य है यही है कि आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। ठीक है मित्रों। उसके बाद हम लोग देखते हैं संविधान सभा का जो मुख्य उद्देश्य था मित्रों वह तो था संविधान का निर्माण करना, लेकिन उसके द्वारा कुछ और भी कार्य किए जाते हैं। उन कार्यों के ऊपर नज़र डालें तो साथियों देखिए, पहली बार 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अर्थात तिरंगे को अंगीकृत किया जाता है। कब? क्वेश्चन इसे आप लोग बहुत इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। कब? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अर्थात तिरंगे को अंगीकृत किया जाता है। किसको द्वारा? संविधान सभा द्वारा। ठीक है मित्रों। उसके बाद हम लोग देखते हैं, चूँकि यहाँ याद करने का सिंपल ट्रिक है कि 24 जनवरी 1950 को अगला जो हमारा बिंदु है
24 जनवरी 1950 को क्या क्या अंगीकृत किया जाता है संविधान सभा द्वारा, उसको आप लोग देखें। तो 24 जनवरी 1950 को ही मित्रों राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया जाता है। अर्थात दो बिंदु आपको याद रखने हैं, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अंगीकृत किया जाता है मित्रों, तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है मित्रों। उसके बाद हम लोग देखते हैं साथियों कि 24 जनवरी 1950 को ही भारत के पहले राष्ट्रपति अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चयन किया जाता है। ठीक है मित्रों। तो संविधान सभा से हमारा उद्देश्य है कि संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी बिंदु हैं वह सब बिंदु यहाँ कवर कर लिए जाएं और जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है मित्रों। और देखिए अब संविधान सभा के बारे में कुछ हम लोग जान लें। तो संविधान सभा ने एक मुहर का प्रयोग किया था। संविधान सभा ने एक मुहर का प्रयोग किया था, वह थी हाथी के प्रतीक का इस्तेमाल किया गया था। क्या? मुहर के रूप में। जो जब आप थंबनेल में देखेंगे तो वहाँ ऊपर जहाँ संविधान सभा लिखा है उसके बाद जो फोटो आपको दिया गया है वही थी मुहर, क्या? संविधान सभा की। ठीक है मित्रों। तो हाथी के प्रतीक को संविधान सभा में शामिल किया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि जो BN राव थे वह संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, या हम कह सकते हैं कानूनी सलाहकार थे। तो यहाँ हम लोगों को देखना है क्वेश्चन कैसे आता है मित्रों कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो आपको यहाँ लिखना है कि BN राव। BN राव जो थे वह संविधान सभा के क्या थे? संवैधानिक सलाहकार। उसके बाद हम लोग देखते हैं साथियों HVR अयंगर जी जो थे वह कौन थे? संविधान सभा के सचिव नियुक्त थे। ये जो पद थे और जो समितियां थी और इसकी आलोचना क्यों की जाती है, तो यह सब हम लोगों को समझना जरूरी है और परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार यह HVR अयंगर जो थे वह संविधान सभा के सचिव नियुक्त थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं साथियों LN मुखर्जी जी जो थे वह संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार अर्थात चीफ ड्राफ्टमैन जिन्हें कहा जाता है। इंग्लिश में हम लोग कहें चीफ ड्राफ्टमैन और हिंदी में कहें तो मुख्य प्रारूपकार जो थे, कौन थे? LN मुखर्जी जी। ठीक है साथियों। उसके बाद हम लोग देखते हैं साथियों, हम लोगों ने अब तक देख लिया कि संविधान सभा के बारे में जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं उनको हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं मित्रों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, संविधान सभा की जो समितियां थी, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि संविधान सभा की कितनी समितियां थी। तो साथियों संविधान सभा में आपको याद रखना है कुल 22 समितियां थी। कुल कितनी समितियां थी साथियों? 22 समितियां थी। और जो इसमें इम्पॉर्टेंट समितियां थी मित्रों वह थी 8 समिति को हम कह सकते हैं या 7 समिति को हम कह सकते हैं। इम्पॉर्टेंट समितियां थी अर्थात महत्वपूर्ण समितियां थी, या हम कह सकते हैं बड़ी समितियां थी। तो वह थी, पहली समिति जो थी प्रारूप समिति थी साथियों, और इसके अध्यक्ष जो थे वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी मित्रों? अगर पूछ ले एग्जाम में तो आपको लिखना है कुल प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कुल थी 7। ठीक है मित्रों, 7। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगली समिति को संघीय संविधान समिति। तो इसके जो अध्यक्ष थे मित्रों वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। किसके अध्यक्ष थे? संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद अगली समिति को हम देखते हैं मित्रों प्रांतीय संविधान समिति थी, और इसके जो अध्यक्ष थे मित्रों वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है मित्रों। उसके बाद हम लोग देखते हैं मित्रों संघ शक्ति समिति जो थी, यह भी बहुत बड़ी समिति थी, और इसके अध्यक्ष जो थे साथियों वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी।
अगली समिति जो मित्रों हम लोग देखते हैं वह थी, चूँकि बहुत बड़ी समिति यह भी थी, वह थी संचालन समिति, और इसके अध्यक्ष जो थे मित्रों वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है मित्रों, चूँकि हम केवल 22 समितियों में से हम केवल बड़ी समितियों का यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, तो अगली समिति जो थी वह थी बड़ी समिति। राज्यों के लिए एक समिति बनाई गई थी, अर्थात राज्यों को भारत में शामिल कैसे किया जाए इसके लिए एक समिति बनाई गई थी। उसकी अध्यक्षता मित्रों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। ठीक है मित्रों, उसके बाद हम लोग देखते हैं साथियों अगली समिति जो थी, एक और महत्वपूर्ण और बड़ी समिति जो थी समितियों में, संविधान सभा की समितियों में, वह थी मित्रों प्रक्रिया नियम समिति, और इसके अध्यक्ष जो थे मित्रों वह भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है मित्रों, आशा करते हैं आपको याद भी हो रहा है और अच्छे से समझ भी आ रहा है। अब देखिए साथियों, संविधान सभा के बारे में हमने जो इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं उसको तो देख लिया हमने, और यह भी देख लिया कि संविधान सभा निर्मित की गई थी भारत के लिए संविधान के निर्माण करने को। ठीक है मित्रों, उसके बाद जो जनरली संविधान सभा की आलोचना भी की जाती है, क्यों की जाती है, जब हम इसको देखें तो साथियों जो संविधान सभा की आलोचना की जाती है उसको थोड़ा हम बाद में देखें। पहले एक बिंदु और भी इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। संविधान सभा जब बनी अर्थात निर्मित हुई साथियों, तो संविधान सभा की जब बैठकें होती थी तो बैठकें दो प्रकार से होती थी। एक तो संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की बैठक होती थी, और एक होती थी मित्रों, क्योंकि संविधान सभा ही भारत के पहले संसद का कार्य कर रही थी, तो विधायिका के रूप में भी संविधान सभा की बैठक होती थी। तो यहाँ हमको क्या देखना है कि जब संविधान सभा के रूप में संविधान सभा की बैठक होती थी, अर्थात संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की बैठक होती थी, तो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और जब साथियों विधायिका के रूप में बतौर विधायिका बैठती थी संविधान सभा, तो उसके अध्यक्षता कर रहे थे जीवी मावलंकर जी। ठीक है साथियों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है और आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या करना है, इसको बहुत ही अच्छे से दिमाग में सेट करना है। क्या, जब संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता करते थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और जब साथियों संविधान सभा की बैठक बतौर विधायिका होती थी तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे, तो वह थे जीवी मावलंकर जी। ठीक है साथियों, अब तक हम लोगों ने जो संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं साथियों हम लोग संविधान सभा की आलोचना की तरफ साथियों। तो संविधान सभा चूँकि साथियों जब संविधान सभा निर्मित हो गई तो कुछ, चूँकि आप लोग जानते हैं कि आलोचक हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, तो संविधान सभा ने जब संविधान बना दिया उसके कुछ समय पश्चात जब आलोचक आए आलोचना करने, चूँकि आलोचकों का काम होता है आलोचना करना, और कुछ हद तक ज़रूरी भी होता किसी कार्य की आलोचना करना, क्योंकि ज़रूरी होता आलोचना करना, इससे उसमें सुधार किया जा सकता है। लेकिन संविधान सभा ने तो अपना कार्य कर दिया था और संविधान सभा के अधिकतर सदस्य तो चले भी गए थे, स्वर्गवासी हो गए थे अर्थात। तो हम लोग देखते हैं इसकी आलोचना कैसे करते हैं। कुछ लोग जो आलोचक थे वह पहले तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये संविधान सभा में संप्रभुता का अभाव था, अर्थात संविधान सभा के जो सदस्य थे उसमें, जो संविधान सभा के सदस्य थे इसमें संप्रभुता नहीं थी, अर्थात सेवरेनिटी नहीं थी। कैसे कि जो इसके सदस्यों का चुनाव हुआ था यह इसमें सभी वर्गों और सभी धर्मों के लोगों का समन्वय नहीं था। इसी आधार पे जो कुछ आलोचक हैं वह संविधान सभा की आलोचना करते हैं कि संविधान सभा में संप्रभुता का अभाव था। पहला हो गया संप्रभुता का अभाव। उसके बाद कुछ आलोचक थे साथियों कि वह कहते थे कि प्रतिनिधि निकाय नहीं था संविधान सभा, अर्थात प्रतिनिधि निकाय का मतलब है कि सभी धर्मों के लोगों को इसमें जगह नहीं दी गई थी। क्या करने के लिए, संविधान सभा निर्मित करने के लिए। तो कुछ जो आलोचक थे वह यह भी कहते हैं कि यह
इसमें संविधान सभा में प्रतिनिधि निकाय का अभाव था। ठीक है साथियों, उसके बाद देखते हैं कुछ जो आलोचक हुए मित्रों, उन लोगों ने कहा कि संविधान सभा ने अर्थात भारतीय संविधान सभा ने बहुत ही ज़्यादा समय ले लिया संविधान को निर्मित करने में, जबकि वह तुलना करते थे अमेरिका के संविधान की कि अमेरिका के जो संविधान निर्मित हुआ अमेरिका का, वह तो केवल 4 महीने में ही निर्मित हो गया था, केवल 4 महीने में ही निर्मित हो गया था। तो उसका पक्ष लेके कुछ जो आलोचक हुए वह लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान जो संविधान सभा थी, यह जो संविधान निर्मित की इसमें बहुत ज़्यादा समय ले लिया, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, और इसने काफ़ी समय बर्बाद कर दिया, बहुत जल्दी बन जाना चाहिए था। तो कुछ आलोचक यह कहते हैं, और कुछ आलोचक कहते हैं कि संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व था, अर्थात जो सदस्य थे, ज़्यादातर सदस्य जो थे वह कांग्रेस के सदस्य थे। इस आधार पे कुछ आलोचक संविधान सभा की आलोचना करते हैं। उसके बाद कुछ आलोचक जो हुए उन लोगों ने, इसमें ज़्यादातर विदेशी आलोचक थे, उन लोगों ने क्या कहा कि भारतीय संविधान सभा में हिंदुओं का प्रभुत्व था, जबकि ऐसा चूँकि 155 सदस्य हिंदू थे भारतीय संविधान सभा में, तो उन्होंने इसका पक्ष लेते हुए कहा कि संविधान सभा में हिंदुओं का प्रभुत्व है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, संख्या ज़्यादा थी हिंदुओं की, लेकिन जब प्रति 10 लाख सदस्यों पर प्रति 10 लाख नागरिकों पर एक सदस्य का चुनाव होना था, तो चूँकि हिंदू बाहुल्य भारत था उस समय, और अभी भी है, शायद नहीं है भारत, तो क्या कि तो ज़्यादा सदस्य थे। लेकिन इसमें जो कुछ आलोचक हुए, पश्चिमी आलोचक ज़्यादा हैं, अमेरिका के आलोचक हैं, उन्होंने कहा कि संविधान में हिंदुओं का प्रभुत्व था, जबकि ऐसा नहीं था। सभी धर्मों और सभी वर्गों के सदस्यों का इसमें सम्मिलित किया गया था, सभी धर्म के और सभी वर्ग के लोगों को। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ आलोचक जो हुए वह कहते हैं संविधान, चूँकि हम सभी लोग जानते हैं संविधान बहुत ही क्लिष्ट भाषा में लिखा गया है, अर्थात इसकी जो लैंग्वेज है वह बहुत ही हार्ड है, वह केवल वकीलों को ही समझ में आती है, बैरिस्टर लोग ही इसको, भारतीय संविधान को समझ सकते हैं बेहतर ढंग से। तो कुछ आलोचक जो हुए उन लोगों ने क्या कहा मित्रों, वकीलों एवं राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था किसमें, संविधान सभा में साथियों। तो इन्होंने पक्ष क्या लिया कि जो संविधान था, भारतीय संविधान है, इसमें वकील और कौन, राजनीतिज्ञ लोगों का ज़्यादा प्रभुत्व था, अन्य वर्गों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। अन्य वर्गों का मतलब है कि इसमें साइंटिस्ट लोगों का अभाव था, या हम कहें इंजीनियरों का अभाव था। तो इस आधार पे कुछ आलोचक जो थे उन्होंने भारतीय संविधान सभा को क्या कहा, वकीलों और राजनीतिज्ञों का इसमें प्रभुत्व था। साथियों, अब ओवरऑल हम लोग देखें तो संविधान निर्मित करने में जो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, और इसमें 114 बैठकें कुल होती हैं, तो हम लोग एक और बिंदु थोड़ा सा छूट गया था, उसको हम लोग देख लें तो संविधान बनाने में मित्रों जो टोटल खर्चा आया था, कुल खर्चा आया था, उसको आप लोग देख लीजिए 64 लाख रुपए। ठीक है मित्रों, टोटल खर्चा कितना आया था, 64 लाख रुपए आया था। और चूँकि भारत का संविधान जब निर्मित हुआ तो आप लोग सोचिए कितना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, और इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश को नियंत्रित और नियमित करना, अर्थात कानून बनाना, और जिसके द्वारा यहाँ के नागरिक जो हैं वह नियमित और निर्देशित हों। उस समय आज के परिवेश में यह संविधान इतना जीवंत हो गया है कि कल्पना आप लोग करिए कि कैसे उन लोगों ने आज के परिवेश का संविधान निर्मित किया। ठीक है मित्रों, तो यह रहा हमारा संविधान सभा। हमने प्रयास किया कि संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी बिंदु हैं, जितने भी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, सबका हम यहाँ समावेश करें, और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है मित्रों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा।
पसंद आने पे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग बने रहें ज्ञानधारा गुरुकुलम के साथ, क्योंकि आपको यहाँ सभी सब्जेक्ट अर्थात पूरा जीएस यहाँ कंप्लीट होगा। धीरे धीरे पूरा जीएस संपूर्ण जीएस कंप्लीट होगा यहाँ। और हफ्ते में आपके संडे को करंट अफेयर्स की भी क्लास चलने वाली है। ठीक है मित्रों, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।